हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग जो है बीएड एंट्रेंस की तैयारी में आज हम लोग जो है रीजनिंग को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग एबिलिटी है, इनसे रिलेटेड जो है हम लोग आज जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारी सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन बिल्कुल दबा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, निर्देश पहले देखेंगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है भाई क्या है, दमा है, यानी कि दमा का संबंध जो है फेफड़े से है, तो कंजक्टिवाइटिस का संबंध किससे होगा? तो कंजक्टिवाइटिस का संबंध जो है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि मोतियाबिंद है, तो इनका संबंध आंखें से होगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, यानी कि DCBA मतलब बराबर है WXYZ, और उसके बाद क्या होगा जो कि इसके बराबर होगा, यानी कि ZYXW के। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि DCBA, ठीक है, तो ये WXYZ के बराबर है। किसके बराबर है? तो क्या देख रहे हैं? WX और Y और ये है भाई Z। तो उसी तरह हमें क्या करना है? ZYXW के इक्विवेलेंट को हमें देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या देखेंगे भाई? यानी कि Z के बाद क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। Z के बाद क्या हो जाएगा? यानी कि A या Z है ना। ठीक है, यानी कि A को क्या रिप्रेजेंट किया गया? Z किया गया। तो Y को क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? B रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, X को C रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ दे देंगे C। और W को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? D। तो आपका आ गया ABCD। तो ABCD कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 384 जो है किसके बराबर है? या व्हाट का चिन्ह है? 216 जो है इक्विवेलेंट किसके है? यानी 120 के है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखते हैं भाई, क्या है? 216 है, हमको 120 निकालना है। तो 2 गुना 1 गुना 6 करिए। ठीक है, ठीक है, और तो 2 एकम 2 छक्के 12। ठीक है, और ये शून्य दे दिए। तो उसी तरह इसको हम देखेंगे भाई, 384 है। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट होगा ये हमें निकालना है। 3 इंटू 4 इंटू क्या कर देंगे? 8 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 8 या 24 चौके कितना हुआ? 96। और ये अपने मन से यहाँ 0 दिए, तो यहाँ हम भी 0 दे देंगे, तो 960 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है 34 से 38 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं हैं। तो एक कथन है, 2 क्या है? पूर्व धारणाएं हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। तो कोई पूर्व धारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो और या वह गृहीत हो। तो आपको दिए गए कथन और उसके दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है, यानी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं। उत्तर यहाँ देख के आपको देने हैं। कह रहा है कि ये 4 जो है आपके पास ऑप्शन है। तो अगर केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है, अगर केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, अगर न तो पूर्व धारणा 1 और न ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है।
फिर है चौथा, अगर पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो ये 4 धारणाओं पर आपको हमें क्या देने हैं, मतलब कि आगे के स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। ठीक है, ये कथन है बच्चा। ठीक है, उसके बाद पूर्व धारणा है कि इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। ठीक है, तो क्या ये पर्याप्त निधि है इसके सरकार के पास, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो बिल्कुल सरकार के पास जो है पर्याप्त निधि है, तभी सरकार जो है क्या कर रही है कि जितने भी सूखे प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ काम के बदले कम से कम वहाँ के लोग भूखे ना मरे, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि उसे अनाज देने की अनाज कार्यक्रम की घोषणा की बात की है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हो सकता है, दूसरा में है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। बिल्कुल, जब सूखा प्रभावित क्षेत्र है भाई, तो वहाँ लोग तो दाने दाने पर क्या होंगे, मोहताज होंगे। अगर एक वक्त का भी खाना अगर सरकार दे रही है तो कम से कम वो लोग जीवित रह सकेंगे। तो ये दोनों चीजें क्या है, यानी कि कथन के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देंगे, तो सबसे जो हम ऑप्शन देंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है बच्चे, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो क्या देंगे कि कौन सा, तो अगर पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर क्या करेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, 35 में क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज ने अगले अकादमिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन दिया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब कि अगला जो एकेडमिक सेशन आएगा तो उसमें वहाँ के सोसाइटी के बच्चे बहुत ज़्यादा है, कॉलेज की संख्या कम है, तो ऑलरेडी है कि कॉलेज को अपना सीट बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीटों के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई किया तो पूर्व धारणा में क्या देंगे, हो सकता है कि विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे, बिल्कुल मंजूर कर दे। ठीक है, जैसे कि हर मतलब कि कॉलेज वगैरह की क्या होती है, एक सीट होती है। ठीक है, पहले 50 के लिए मान्यता मिलता है, फिर उसके बाद हर चीज़ों से आप फुलफिल हैं तो फिर 100, फिर 150, 200, इस तरह से सीट क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये मंजूरी मिल भी सकती है। फिर कह रहा है, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मान्यता मिल गई सीटों के लिए तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पर्याप्त सीटों के लिए क्या करे, यानी कि अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए क्या करे, पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर भी लेते। यानी कि दोनों, यानी कि पूर्व धारणा 1 और पूर्व धारणा 2 दोनों एक दूसरे से क्या है भाई, जुड़े हुए हैं, यानी अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर पूर्व धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, तो 36 को हम पढ़ते हैं। कह रहा है, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है इसका पूर्व धारणा, ये हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। तो देखिए यहाँ नगर निगम जो है एक पक्षीय निर्णय का विरोध करे, तो ये एक पक्षीय निर्णय की कोई बात ही नहीं होगी भाई। ठीक है, क्योंकि नगर निगम में सभी पक्षों का होना क्या है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है,
चलिए उसके बाद है, हो सकता है अगर नगर निगम निवासियों से कर को कम कर सकता है क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध करने में असफल रहा है। तो ये भी क्या है, अलग है, यानी कि दोनों के लॉजिक क्या है, बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है, यानी कि लॉजिक पूर्व धारणा 1 और पूर्व धारणा 2, ये दोनों जो है आपस में अंतर संबंधित जो है नहीं है, यानी पूर्व धारणा से जुड़े हुए नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ना तो पूर्व धारणा 1 और ना ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का लोग विरोध करेंगे, तो नहीं, एक पक्षीय जो है निर्णय की बात ही नहीं हो रही है। अगर ये नगर निगम में मानसून अगर की बात हो तो शहर के में जल आपूर्ति, तो ये एक पक्ष नहीं है, यानी पूरे शहर के लिए होगा। ठीक है, और उसमें है नगर निगम निवासियों से कर को कम करने, यानी कि टैक्स को कम कर सकता है क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध करने में असफल रहा है। तो नहीं, नगर निगम जितनी जल की आपूर्ति करेगी तो उसके लिए जो है जैसे कि टैक्स वगैरह, कर वगैरह जो है ये मतलब कि नहीं कि बंद कर देंगे या फिर आप लोग को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें ये मतलब कि पूर्व धारणा 1 से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी कि कोई भी पूर्व धारणा 1 या 2 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कथन है राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। ठीक है, तो अब सारे मतलब कि स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है, तो यहाँ हम थोड़ा सा इसके लिए क्या है कि हम यहाँ क्या देखेंगे, हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। तो बिल्कुल सही है भाई कि हो सकता है कि इस मतलब कि सेशन में गर्मी बहुत हो, अगले सेशन में नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि छात्रों के माता पिता के एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये एकदम क्या है, गलत है। तो हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले। ठीक है, गर्मी के बाद फिर क्या भाई, ठंड आएगी। ठीक है, मौसम क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पूर्व धारणा 1 होगा, पूर्व धारणा 2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देंगे भाई कि केवल पूर्व धारणा 1 जो है वो क्या है, अंतर संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे केवल पूर्व धारणा 1 क्या है, अंतर संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 हो गया, 37 भी हो गया हमारा। चलते 38 नंबर में कह रहा है कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। बिल्कुल सही बात है। पूर्व धारणा है कि हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरियां पार करने से परहेज करें। बिल्कुल, अगर जुर्माना लगेगा तो लोग क्या करेंगे, परहेज करेंगे, गाइडलाइन का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हो सकता है कि लोग रेल पटरियां पार करते समय जो है, हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए, हो सकता है लोग रेल पटरियां पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे। नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है। ठीक है, कि रेल पटरिया को पार कर रहे हैं और हम डेली जो है मतलब कि जुर्माना भर रहे हैं, ये समझदारी वाली गप नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, यानी कि ये सही है कि लोग क्या करेंगे, रेल पटरिया पार करने से परहेज करेंगे, यानी कि कथन 1 जो है, पूर्व धारणा 1 जो है वो क्या होगा, सही होगा। यानी अगर केवल पूर्व धारणा 1 ये क्या है, इसमें अंतर निहित है, 2 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। चलिए, कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ सबसे पहले
जानेंगे कि माना कि पुत्र की आयु क्या है। माना कि पुत्र की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु x वर्ष, तो क्या है, पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु, तो पुत्र की आयु के 5 गुनी तो 5x हो जाएगा, से 1 अधिक है तो +1 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ वर्ष दे देंगे। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, ठीक है। तो यहाँ 3 वर्ष बाद है तो पिता की आयु ये है ना 5x + 1, अब प्लस क्या हो गया भाई, बाद कह रहा है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है कि 3 वर्ष बाद बेटा का भी तो आयु देखेंगे ना। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु बच्चा कितना है, x है, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो +3, तो पुत्र की आयु क्या है भाई, 4 गुनी है। क्या है, 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो यहाँ 4 से गुना कीजिए, 4 गुना से 2 कम है तो -2 कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो हो गया हमारा पिता की आयु इतना, तो अब इसको जोड़ दीजिए 5x, अब +3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो गया, 4 को x से गुना करेंगे तो भाई 4x, अब +4 तिया 12, ठीक है, -2 हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए 5x + 1 + 3 और यहाँ हो गया 4x + 12 और -2। ठीक, चलिए तो यहाँ एक दोनों क्या है यानी बराबर, ये करेंगे तो 5x में हम 4x को क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया यहाँ बच्चा 3 1 4 और ये है इधर 12। ठीक है, तो 12 में 4 गया बच्चा, कितना हो गया, 8 - 2। ठीक है, तो x बराबर हो गया 6 वर्ष। तो फिर x का मान हमारा 6 वर्ष, यानी कि कहिए कि जो हम x का मान माने थे क्या, पुत्र की आयु यानी कि 6 वर्ष, तो पिता की आयु कह रहा ना, तो पिता की आयु हो गया 5x और कितना है +1, तो 5 गुना 6 जोड़ 1, 6 पंचे 30 जोड़ 1 बराबर 31 वर्ष हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, 31 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है, तो बी का पिता कौन है भाई, ए है। उसके बाद है सी बी की पुत्री है। ठीक है, बी की पुत्री कौन है, सी है। फिर उसके बाद है डी बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई कौन है, डी है। ठीक है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ई है। ठीक है, तो कह रहा है सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है बी का पिता ए है। ठीक है, और ए का पुत्र ई है। बी
एक, तो यहाँ क्या हो गया, बी का पिता ए है, तो ए क्या है, एक पुरुष है भाई, ठीक है, और ए का पुत्र कौन है, ई है, और बी की पुत्री कौन है, सी है। ये आपको देखने हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो गया भतीजी और ये हो गया भाई चाचा। ये कौन हो गए, चाचा। तो चाचा और भतीजी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ है पत्ता, फूल, पंखुड़ी, पेड़, ठीक है। तो अब बताइए कि इनमें से कौन जो है, जो कि क्या है भाई, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पत्ता है, फूल है, पंखुड़ी है, तो ये सब क्या है, यानी कि पौधे के एक क्या है, भाग है, ठीक है। पत्ते कहाँ आते हैं, तो पेड़ पे आते हैं, फूल कहाँ आते हैं, तो पेड़ पे आते हैं, पंखुड़ियाँ कहाँ रहती है, तो भाई फूल में रहती है, और फूल कहाँ, पेड़ में, ठीक है। तो ये सारे पौधे के भाग है, और ये क्या है, मेन जो है मुख्य पौधा है, यानी पेड़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित चार में तीन किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ये आपको बताने हैं 42 में। तो यहाँ पर हम बच्चे क्या देखेंगे कि तो यहाँ लहसुन हुआ, अदरक हुआ, गाजर हुआ, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक श्रेणी के हैं। बैगन क्या है, अलग श्रेणी का है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, तो यानी कि कहने का मतलब ये बैगन जो है क्यों अलग है भाई, ये हम समझेंगे। तो बैगन जो है वो जमीन से ऊपर लगता है, जबकि लहसुन जमीन के अंदर, अदरक भी जमीन के अंदर, और गाजर भी जमीन के अंदर लगाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैगन। राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, सी हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से 47 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय ठोस और कमजोर तर्क में प्रभेद कर सकना वांछनीय होता है। ठोस तर्क महत्वपूर्ण और प्रश्न से सीधे संबंधित होते हैं, कमजोर तर्क कम महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं भी हो सकते हैं, या फिर प्रश्न के किसी नगण्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्या है भाई। तो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न के बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं, तो आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा तर्क कमजोर है। तो उत्तर दीजिए। यदि केवल तर्क एक ठोस है, यदि केवल तर्क दो ठोस है, यदि न तो तर्क एक और न ही तर्क दो ठोस है, यदि तर्क एक और तर्क दो दोनों ठोस है। तो ये सारी जो है आपको इसी चारों ऑप्शन पर ही आपको क्या देने हैं, जवाब देने हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, तो कथन कह रहा है क्या सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियां घटाकर वर्ष में 5 कर दी जानी चाहिए। तो नहीं भाई, ठीक है। तर्क कहता हाँ, ऐसी छुट्टियां से कार्य समय कम हो जाता है और इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि छुट्टियां भी होनी क्या है, बिल्कुल जरूरी है। अगर छुट्टियां नहीं देंगे तो मतलब कि सारे मतलब कि कर्मचारी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, काम से बोझिल हो जाएंगे, और काम पर क्या होगा, जब बोझिल होंगे तो उस पर व्यापक प्रभाव बच्चे पड़ेगा। तो इस कारण से जो है ये चीजें मतलब कि नहीं होनी चाहिए, पहला। उसके बाद है नहीं, भारी कार्य प्रणाली से कर्मचारियों को बीच बीच में आराम की भी आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि 2 कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43 हो गया, 44। चलिए 44 को देखते हैं। कह रहा है कथन क्या स्नातक स्तर के सभी पत्राचार पाठ्यक्रम बंद कर दिए जाने चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, तो क्या ये सारे स्नातक स्तर तक के सभी डिस्टेंस करिकुलम जो है बंद कर दिए जाने चाहिए। तर्क कहता है नहीं, पत्राचार पाठ्यक्रम गरीब विद्यार्थियों को कमाई करने के साथ साथ पढ़ाई करने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन से क्या होते हैं भाई, कि आप काम के साथ जो है आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। दूसरा कह रहा हाँ, बिना शिक्षकों और कक्षाओं के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। ये भी बात सही है कि बिना शिक्षक और बिना क्लास के मतलब कि अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दोनों बातें तो बिल्कुल सही है, यानी कि तर्क 1 और तर्क 2 दोनों क्या है भाई, ठोस है। क्या है, दोनों ठोस है। तो राइट आंसर हम क्या देंगे, तो राइट आंसर हम देंगे डी नंबर, यानी कि तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ठोस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कह रहा है कथन क्या बिजली पैदा करने के लिए केवल परमाणु शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है यहाँ पर चलिए तो कह रहा है कि हाँ, इससे हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो क्या बिजली केवल परमाणु शक्ति का उपयोग करके प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी क्या, एकदम ये सही है लॉजिक, क्या ये बिल्कुल मतलब कि सही है। तो ये चीजें सही बिल्कुल नहीं है भाई कि प्रदूषण जो है परमाणु शक्ति का उपयोग करेंगे तो मतलब कि प्रदूषण कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरा कह रहा है नहीं, परमाणु प्लांटों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग असुरक्षित है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, केवल तर्क 2 जो है क्या है, ठोस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्या सरकार को सभी प्रमुख शहरों से झोपड़पट्टी निकाल देनी चाहिए। तो तर्क कहता है हाँ, झोपड़पट्टी बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिकारक है। ठीक है, तो ये चीज जो है देखिए, यहाँ जो क्षतिकारक की बात कर रहा है, तो ये देखिए जो झोपड़पट्टी कोई विषमता में बनाते हैं, गरीबी के कारण बनाते हैं, जो कि महल में रहने के लिए बिल्कुल वो भी सोचते हैं, लेकिन क्या करिए, विषमता आर्थिक स्थिति की है, पैसे की है, जिसके कारण ये क्या है, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो लेकिन इस विडंबना को अगर आप सोचिएगा कि हटा देनी चाहिए, तो फिर वो बेचारे जाएंगे कहाँ, और इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो वो शहर में कमा के खाते हैं और शहर के लोग भी उन पर निर्भर हैं, जैसे कि छोटे छोटे कामों पर वो निर्भर होते हैं, तो इससे उस पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। फिर है नहीं, झोपड़पट्टी निवासी भी देश के नागरिक हैं और देश के विकास में उनका भी योगदान होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ हम किस कथन की ओर जाएंगे भाई, तो सबसे जो अच्छा कथन है तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ झोपड़पट्टी निवासी भी देश के नागरिक है और देश के विकास में उनका भी योगदान होता है। तो झोपड़पट्टी वाले जो है,
तो यहाँ पर क्या इसका होगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों लॉजिक जो है, यानी तर्क एक और तर्क दो, लॉजिक एक और लॉजिक दो, ये मतलब कि दोनों जो है ठोस मतलब कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि झोपड़पट्टी के निवासी जो है वो देश के विकास में क्या योगदान करेंगे, क्योंकि वो खुद पीछे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये दोनों मतलब कि इससे, इस लॉजिक से, इस कथन से दोनों लॉजिक क्या है, मतलब कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा सरकार सोचेगा कि देश के नागरिक हैं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे झोपड़पट्टी वाले क्या है, यूं ही अपनी मनमानी भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्या भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को क्रिकेट द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए? तर्क कहता हाँ, पिछले कुछ वर्षों से हॉकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ठीक है, चलिए मानते हैं। फिर है दूसरा, नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और दो देशों का राष्ट्रीय खेल एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये चीजें कि पिछले कुछ वर्षों से या भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को क्रिकेट द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए, क्योंकि कुछ पिछले वर्षों से हॉकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, इसलिए मतलब कि प्रतिस्थापित करना चाहिए। नहीं, ये लॉजिक गलत है। फिर है, नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और दो देशों का राष्ट्रीय खेल एक ही होना चाहिए। तो ये लॉजिक 2 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। केवल जो है तर्क 2 ठोस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है और वह कौन सा विकल्प है जो एक समूह में नहीं आता है? चलिए बताइए, आप सभी कमेंट करिएगा आप लोग कि कौन जो है 4 जो है एक समान है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लॉजिक क्या देखेंगे, तो 24 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 24 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इवन है, इवन नंबर। उसके बाद 32 भी क्या है भाई, इवन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 48 भी जो है वो इवन है। ठीक है, बस 64 जो है वो क्या है, कंप्लीट नंबर है। ये सब इवन नंबर है और ये कंप्लीट नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किसी खास कोड में ड्रोन को MXNSC लिखते हैं, इस कोड में ब्रेक कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो चलिए पहले क्या है भाई, DROWN, ड्रोन को क्या लिखते हैं, MXNSC। ठीक, तो आपको लिखना है क्या भाई, ब्रेक। ब्रेक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मतलब कि नंबर मतलब कि लेटर जो दिया गया है ये किसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, तो मिलाइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे कि MNO। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या है, तो ये MNO देखते हैं, तो इसी के जैसा यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, ABCDE, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि C देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे डी के लिए एम है, तो हम क्या देखेंगे, तो चलिए आर एस, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर एस। तो यहाँ देखिए एफ एस या एफ क्यू है और या एफ एस है, तो ये चीजें क्या है, एफ एस है, यानी कि एफ एस यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ए के जगह में क्या आ जाएगा, ए के अपोजिट बी आ जाएगा, और आर के अपोजिट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और के अपोजिट क्या आ जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। तो यानी एल बी एफ एस सी, एल बी एफ एस सी, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन टी आर डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा किंतु एम से नाटा है, आर एन से लंबा किंतु डी से नाटा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो भाई क्या है, यहाँ देखेंगे एम एन टी आर डी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, टी डी से क्या है, लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दे देंगे, टी डी से क्या है, लंबा है, किंतु एम से नाटा है, तो एम क्या हो गया, ये बड़ा हो गया टी से। चलिए फिर उसके बाद है आर एन से लंबा है, आर एन से लंबा है। ठीक है, तो आर से लंबा है एन, किंतु डी से क्या है, नाटा है, यहाँ हो गया डी। तो कह रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा क्या कौन हो जाएगा, बताया जाए। तो सबसे लंबा क्या हो गया भाई, कौन होगा, डी होगा कि एम होगा कि टी होगा कि आर होगा, बताइए। तो एम से लंबा क्या हो गया, टी, और टी से लंबा डी। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं डी, फिर यहाँ डी जो है छोटा है, तो डी तो नहीं होगा भाई। चलिए फिर उसके बाद है यहाँ, तो टी हो जाएगा, सबसे लंबा क्या हो जाएगा, टी होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज जो है कई प्रकार के जो है रीजनिंग को देखा, और ये इस टाइप के ही रीजनिंग जो है आपको बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे मतलब कि रीजनिंग पूछे जाते हैं अलग अलग पैटर्न में। ठीक है, तो फिर हम लोग और भी बहुत सारे मतलब कि रीजनिंग आगे बनाएंगे। ठीक है, अभी 8 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो चलिए मिलते हैं। अगर आप सभी को आज का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप सभी बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अभी स्टूडेंट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, बाय बाय।